कल शाम से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे पर हैं और आज उनकी पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात हो रही है। सुबह से एनडीए के 3 बड़े नेताओं से सम्राट चौधरी मिल चुके हैं। सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले, फिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के यहां जाकर मुलाकात की और फिर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद सीएम गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच लंबी मुलाकात चली। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की गई है। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अश्विनी वैष्णव के साथ मुलाकात की तस्वीरें, उसके बाद ललन सिंह से उन्होंने मुलाकात की है। ये तस्वीर रही नित्यानंद राय से मुलाकात की और खबर यह भी है कि जीतन राम मांझी से भी मिले हैं। तस्वीरें उनके पूरे परिवार के साथ मुलाकात की तस्वीरें समय आप देख रहे हैं। जीतन राम मांझी से मुलाकात की वो तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव समेत तमाम नेताओं से मुलाकात की तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजनाथ सिंह से मुलाकात की पहली तस्वीर, उसके बाद ललन सिंह से मुलाकात की, उसके नीचे वाली तस्वीर अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है, जीतन राम मांझी से मुलाकात की, उनके परिवार से भी मिले और नित्यानंद राय से भी सीएम सम्राट चौधरी ने दिल्ली में यह मुलाकात की है। और मुजफ्फरपुर पहुंचे जेडीयू नेता और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का जोरदार स्वागत किया गया। चंपारण से यात्रा शुरू करने से पहले निशांत मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां विधायक अजीत कुमार ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। विधायक दल के नेता श्रवण कुमार और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद रहे। इस दौरान निशांत ने बिहार की जनता का आभार भी जताया। तस्वीरें देख रहे हैं आप, मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें जहां पर निशांत पहुंचे, लोगों से वो मिले। जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह था। निशांत की ये पहली यात्रा है और शंखनाद करने के बाद इस यात्रा की शुरुआत की गई। सबको साथ लेके चलना, अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सबको साथ लेके चले। सबके साथ प्रेम का भाव रहे, भाईचारे का भाव रहे। गांधी जी ने भी चंपारण की धरती से अपना पहला सत्याग्रह किया था। पिताजी ने भी सारी यात्राएं वहीं से की। मैं भी अपनी वहीं से यात्रा शुरू कर रहा हूँ। इसका उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, अपने कार्यकर्ता भाइयों से मिलना, उनकी बातों को सुनना। और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन ने पटना सिटी का दौरा किया है, जहां उन्होंने दीदारगंज के गुरु का बाग प्रकाश पुंज में गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350वें शहीदी पर्व को समर्पित संगोष्ठी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय और तख्त श्री हर मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से किया गया, जिसमें गुरु तेग बहादुर जी महाराज जीवन और शिक्षाएं विषय पर विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं। साथ एसोसिएट होते हैं सिर्फ 2 लफ्ज, शहादत और वीरता। तेग बहादुर के साथ एसोसिएट होते हैं सिर्फ 2 लफ्ज, शहादत और वीरता। राजस्व एवं भूमि सुधार का बड़ा फैसला, हड़ताली सीओ और आरओ को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सामूहिक अवकाश से लौटने के फैसले के बाद विभाग नरम हुआ है। सभी निलंबित आरओ, सीओ और अन्य पदाधिकारियों का निलंबन खत्म कर दिया गया। सभी को संबंधित जिलों के डीएम के समक्ष योगदान देने का निर्देश है। 30 अप्रैल को बिना शर्त सामूहिक अवकाश पर लौटने का सभी ने फैसला लिया था। पूर्व प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी को निलंबित कर दिया था। हड़ताल खत्म करने के बाद राज्य भर के निलंबित सीओ और आरओ को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है और सभी को निलंबन मुक्त कर दिया है। राजस्व विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि तत्काल प्रभाव से सभी 47 आरओ, सीओ और समकक्ष पदाधिकारी अपने अपने संबंधित जिले के जिलाधिकारी के समक्ष जाकर योगदान करें। बताते चलें कि राजस्व विभाग के सचिव जो हैं जय सिंह, उनके साथ वार्ता हुई थी और 30 तारीख को सहमति बनने के बाद, यानी 30 अप्रैल को ही सहमति बनी और जिसके बाद सभी ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया। और उसके बाद अब आदेश जारी कर दिया गया है कि सभी 47 जो राजस्व सेवा के अधिकारी हैं जिन्हें निलंबित किया गया था, तत्कालीन
प्रधान सचिव सीके अनिल के द्वारा अब उन्हें निलंबन मुक्त किया गया है। तो कुल मिलाकर बड़ी राहत दी गई है, क्योंकि लगातार 9 मार्च से सभी हड़ताल पर थे और इस दौरान सभी अंचलों में कामकाज बाधित रहा, जमीन संबंधी तमाम जो काम है वो ठप रहा। लेकिन इस बीच नई सरकार के गठन के बाद सम्राट सरकार में वार्ता हुई और सचिव जय सिंह के साथ वार्ता में सहमति बनने के बाद सभी ने हड़ताल खत्म कर दिया है और अब 47 सीओ, आरओ और समकक्ष पदाधिकारियों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने तत्काल योगदान देने का आदेश जारी किया है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। बिहार में अपराधी अब सावधान हो जाएं, अगर गोली चलाएंगे तो पुलिस भी गोलियों से ही जवाब देगी, क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कड़े तेवर के बाद पुलिस अब किसी भी सूरत में अपराधियों को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही। यही वजह है कि पिछले 5 दिनों में पुलिस ने 3 एनकाउंटर किए और इनमें 2 अपराधियों को यमलोक भी पहुंचा दिया, जबकि तीसरे अपराधी को लंगड़ा कर अस्पताल पहुंचा दिया गया है और पुलिस का आगे भी यही तेवर रहने वाले हैं। जी 29 अप्रैल 2026 को आंध्रढाला के निकट एक घटना घटित हुई थी। उसी संबंध में हम लोगों ने पूर्व में 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा था। इस संबंध में कल हमें गुप्त सूचना मिली कि घटना के नामजद अभियुक्त एवं उसके अन्य साथी लकड़ी मीरगंज सड़क पर देखे गए हैं। इसी सूचना के उपरांत गठित एसआईटी के द्वारा जब उस जगह पर पहुंचा गया एवं छापेमारी शुरू की गई तो सामने वाले उक्त अपराधियों ने 2 मोटरसाइकिल में जो कि लोग सवार थे पुलिस टीम को देखते ही उन पर फायरिंग स्टार्ट कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। जब फायरिंग रुकने के बाद पुलिस टीम ने उतर करके घटनास्थल पर जाकर के देखा तो वहां एक व्यक्ति घायल पड़ा हुआ था, जिसको इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया। सदर अस्पताल में इलाज के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। और अब देखिए पिछले 5 दिन में कैसे पुलिस ने अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और साफ संदेश दिया कि गोलियों के जवाब में पुलिस अब गोली से ही जवाब देगी। 28 अप्रैल भागलपुर कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की हत्या कर दी गई थी। 29 अप्रैल को 24 घंटे के भीतर आरोपी रामधनी यादव ढेर कर दिया गया। 29 अप्रैल सीवान में चंदन सिंह और हर्ष पर फायरिंग की गई थी, हर्ष की मौत हो गई थी। और 30 अप्रैल को सीवान में 12 घंटे के भीतर ही आरोपी छोटू यादव को लंगड़ा कर दिया गया। अब 3 मई को 3 दिन में दूसरा बड़ा एनकाउंटर हुआ है। हर्ष हत्याकांड में आरोपी सोनू यादव ढेर कर दिया गया है। और सीवान में सोनू यादव के एनकाउंटर पर एनडीए के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बिहार में कानून के राज से समझौता नहीं होगा और पुलिस उसी दिशा में काम कर रही है। बिहार से अपराधियों का समूल नाश अब तय है। घटनाएं छिटपुट होती रहती है बिहार में। पहले भी कानून का राज था, अब भी कानून का राज है। और कानून के राज में अगर कोई घटना दुर्घटना करता है, किसी के जान माल लूटने की कोशिश करता है, गोली चलाता है, कानून को हाथ में लेता है, तो कानून को हाथ में लेने वाले व्यक्ति को किसी भी कीमत पर पहले भी बख्शा नहीं गया है, अब भी बख्शा नहीं जाएगा। उनको हर हालत में कानून के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई अपराधी अगर पुलिस पर गोली चला दे, गोली तान दे, तो उसका तो सोनू यादव का एनकाउंटर हो गया है। अपराधी था, कई अपराध में लिप्त था और देखिए उस दिन गाड़ी सटा, गोली मार के हत्या कर दिया। तो अब तो माला चढ़ाना ही है ना अपराधी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, जो अपराधी है उसको माला पहनाना नहीं है, उसको माला चढ़ाना है। तो अब पुलिस पर गोली चलाएगा। और सीवान में हुए सोनू यादव के एनकाउंटर पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कानून राज को चुनौती देने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, फटाफट और खटाखट से कानून का पालन होगा। वहीं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने कहा कि वैसे अपराधी जिनके अंदर से कानून का डर खत्म हो गया है, उन्हें कानून का डर दिखना चाहिए। सीवान का सोनू यादव जो 10 गंभीर आपराधिक मामले, हत्या, डकैती जैसे आर्म्स एक्ट संगीन मामले का आरोपी था, कानून के राज को चुनौती दिया।
आतंक का सीमान बनाना चाहता था। संस्थाओं पर कोई हमला करेगा, पुलिस बल पर हमला करेगा, अपराध का जबड़ा जो संक्रमित है वह पुलिस को दिए गए अधिकार फटाफट और खटाखट से कानून का पालन भी होगा। जो अपराधी कानून को धत्ता बताते हैं, कानून से ऊपर अपने आप को समझते हैं और कानून का जिनके अंदर भय खत्म हो गया है, उनको कानून का भय दिखाना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए। आप देखेंगे किस तरह से बिहार जंगल राज से एकाएक मंगल राज में आया, हमारी बेटियां साइकिलों से चलने लगी और वो शांति का प्रतीक बन कर के एम्बेसडर बन के निकली और बिहार में एक शांति का माहौल हुआ। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री बने हैं हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी। हम समझते हैं इन्होंने एक स्पष्ट मैसेज दिया है कि कोई भी अपराधी हो, चाहे किसी समुदाय जाति का हो, अगर वो अपराध करेगा और इस तरह का हिमाकत करेगा, उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाए। अब पूर्णिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फर्जी तरीके से अवैध वेबसाइट से राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह को खुलासा किया। मामले में पुलिस ने 2 सीएसपी संचालक को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने एक कैफे में छापेमारी कर आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, एटीएम कार्ड समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। इस तरीके से बहुत सारे कार्ड्स मिले। इसी तरीके से निवास प्रमाण पत्र के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी और उनके दुकान में बहुत सारा बैंक से रिलेटेड जो एटीएम कार्ड हुए या नोटिस हुआ, ये बहुत सारा बड़ी संख्या में 100-150 की संख्या में मिला, जो कि अनडिलीवर्ड था। वो पोस्ट से भेजा गया था मगर उन्होंने डिलीवरी नहीं की, वहीं पे दुकान पे रखे हुए थे, कहीं फटी हुई अवस्था में मिला। खबर बेगूसराय से, जहां शातिर अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में एक महिला से लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मामला नगर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला अपने घर से पटना में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में 2 युवक उनकी गाड़ी के सामने आकर चालक को रोकते हैं और गाड़ी से मोबिल लीक होने की बात कहकर उसे नीचे उतरने के लिए मजबूर करते। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी रोककर नीचे उतरता है, उसी दौरान महिला भी गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। तभी मौके का फायदा उठाकर एक शातिर युवक गाड़ी से महिला का बैग लेकर फरार हो जाता है। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला के मुताबिक बैग में करीब 10 लाख रुपए के जेवरात और 2 लाख रुपए कैश था। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक आदमी पहले बोला कि आपकी गाड़ी के आगे मोबिल, फिर हम लोग आगे बढ़ गए, फिर दूसरा आया और गाड़ी के आगे हाथ दे के बोला कि मोबिल चूरा है। गाड़ी रोक के हम लोग देखने के लिए, वो ड्राइवर उतरा देखने के लिए, उसी में पूरा सफोकेशन होने लगा गाड़ी में। वो देख रहा था, हमको सफोकेशन होने लगा तो हम गाड़ी खोल के उतरे। जैसे ही उतरे हैं और देखने लगे हैं, उधर से गाड़ी का गेट खोल करके पर्स लेके चला गया। उसमें मेरा 10 लाख का ज्वेलरी था, 2 लाख रुपया कैश था। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। कार और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। भीषण हादसे से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस, स्थानीय लोगों की जुटी भीड़। मोतीपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर की यह पूरी घटना है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, कार और ट्रक की भीषण टक्कर, सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। भीषण हादसे से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की टीम। भीड़ मोतीपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर की यह पूरी घटना है। गया जी से बड़ी खबर है। रशकेल पुल से नीचे गाड़ी गिरी है। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। अनियंत्रित होकर पुल से नीचे ये पलटी। जर्जर पुल पर लगातार हादसे हो रहे। पुल पर रेलिंग नहीं होने से हादसा हुआ है। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लिया। हादसे से वाहन चालकों में डर का माहौल है। गया जी से बड़ी खबर है। रशकेल पुल से नीचे गाड़ी गिरी है। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। अनियंत्रित होकर पुल से कार नीचे पलट गई। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जर्जर पुल पर लगातार ये हादसे हो रहे हैं। पुल पर रेलिंग नहीं होने से हादसा होने की बात कही जा रही है। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर हादसे से वाहन चालकों में डर का माहौल बना हुआ है। दानापुर के खगौल थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध गांजा कारोबार का खुलासा किया। पुलिस ने छापेमारी कर 2 किलो से ज्यादा गांजा
3,31,200 रुपए का कैश, 2 तराजू और पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले रैपर बरामद किए। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को घर से अवैध रूप से गांजा की खरीद बिक्री की सूचना मिली थी, जिसके बाद विशेष टीम बनाकर यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते हुए ग्राम छोटकी खगौल चिकटोली स्थित उक्त व्यक्ति के घर पर छापामारी की कार्रवाई की गई। छापामारी के क्रम में उक्त स्थान से एक व्यक्ति इमरान उर्फ मुन्ना पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया। इनके घर की विधिवत तलाशी ली गई तो इनके घर से 2 किलो 68 ग्राम गांजा, नगद राशि 3,31,200 रुपये, तराजू 2, मोबाइल 1, रैपर 3 बंडल बरामद किया गया। और अब देश विदेश की खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में सुबह बड़ा अग्निकांड हो गया। डीसीपी शाहदरा के मुताबिक इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। आज सुबह करीब 3:48 पर पुलिस को आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और क्राइम टीम मौके पर पहुंची। आग बिल्डिंग की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल के फ्लैट्स में लगी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 10 से 15 लोगों को बाहर निकाल दिया गया, जिनमें से 2 घायल थे और उन्हें जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशंका है कि एसी में ब्लास्ट की वजह से बिल्डिंग में यह आग लगी थी। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। हादसा कितना भयावह था, अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। तो एसी फटने से यह हादसा होने की आशंका जाहिर की जा रही है। 9 लोगों की मौत हो गई। दमकल की 14 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। विवेक विहार इलाके में यह हादसा हुआ है। तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। हादसा कितना विकट था, कितना दर्दनाक था, तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, इस बात का भी कुछ पता नहीं लग पाया परफेक्ट, लेकिन कोई ब्लास्ट तो हुआ ही है और मेन 2nd फ्लोर पे हुआ है। उसके बाद ऊपर नीचे की आग पकड़ी गई है। जो फ्रंट के हैं ये टोटल लोग बच गए हैं। जो बैक साइड पे थे कोई भी बच नहीं पाया। टोटल कितने लोग रहते सर? टोटल तो 9 बॉडी हमने कलेक्ट कर ली हैं, लेकिन वहाँ पर अधिकारी चेक कर रहे हैं। अभी भी कोई और तो नहीं रह गया, क्योंकि इतनी स्थिति में है। एक तो बॉडी इतनी सी मिली आप सबने मात्र, अब वो बच्चा था, बड़ा था, वो तो जस्टिफाई करने के बाद पता लगेगा। और ये भी पोल्यूशन है, फिर भी अधिकारी लोग चेक कर रहे हैं। जो भी होगा जिस बताएंगे। सर, किस तरह ये आग लगी, क्या जानकारी मिली है? कितने लोग घायल हुए, कितनों की डेथ हुई है? देखिए, इसमें आग का कारण तो अभी पता किया जा रहा है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे शायद एसी में शॉर्ट सर्किट का बता रहे हैं। बाकी एग्जैक्ट कारण तो बाद में पता लगेगा। उसके बाद में जो फ्रंट साइड में थे उन लोगों को तो तकरीबन रेस्क्यू कर लिया गया और 7-8 लोगों को मामूली जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया है और बाकी जो टॉप फ्लोर है उसमें तलाश कर रहे हैं। सर, ये डेड बॉडी यहीं से रिकवर हुई है, अस्पताल में डेथ हुई है उनकी, जो घायल जो उपचार के दौरान? ये तो अभी यहीं पे रिकवर हुई है। तो सर, अभी कोई फंसा है अंदर सर? हाँ, अभी कोई नहीं फंसा, पूरी तरह काबू में है। कितने फ्लोर की बिल्डिंग थी सर? कितने लोग रहते होंगे? ये 4 स्टोरी बिल्डिंग है। अभी इसमें कितने रह रहे हैं इसका पता कर रहे हैं, क्योंकि ये टोटल 800 गज का एक प्लॉट है, जिसमें 400 गज के फ्लैट्स बने हुए हैं, फ्लोर है, उसी में लोग रह रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल सर, ये जो डेथ हुई है ये कितनी उम्र के लोग हैं, क्या लोग हैं, कितने लोग हैं? अभी वो सर्टेन कर रहे हैं बातचीत करके और उसमें देखा जाएगा। और यूपी के सिद्धार्थनगर में पानी की टंकी पर फंसे दोनों बच्चों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। 16 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को सुरक्षित हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया गया। गोरखपुर से सेना का हेलीकॉप्टर सुबह 5:20 पर घटनास्थल पर पहुंचा। करीब 15 मिनट तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रेस्क्यू कर सेना के जवानों ने दोनों बच्चों को गोरखपुर ले गए। बारिश की वजह से पानी की टंकी तक गाड़ी की पहुंचने में दिक्कत हो रही थी। तब प्रशासन ने सेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली। मौके पर डीएम, एडीएम, अपर पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, सीओ सदर समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 30 साल पुराने पानी की टंकी पर चढ़ने से मना किया गया था, लेकिन 5 बच्चे चढ़ गए थे। सीढ़ी चढ़ने से 3 बच्चे नीचे गिर गए और जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों का इलाज चल रहा है। वहीं 2 बच्चे फंस गए, जिन्हें ड्रोन की मदद से खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा था। आज सुबह सेना का हेलीकॉप्टर की मदद से दोनों को सुरक्षित बचा लिया गया है। सीएम योगी ने देर रात संज्ञान लिया था। सीएम योगी ने बच्चों के
रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करवाई थी। इसमें हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय से, जहां से कोऑर्डिनेशन करके आज गोरखपुर एयरफोर्स की टीम यहाँ पे सुबह उपलब्ध हुई और हम लोगों ने बच्चों को सक्सेसफुल रेस्क्यू किया है। अब उन लोगों का इलाज भी से कराया जाएगा। सर 16 घंटे लगे, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि क्या ये डिसीजन अगर कुछ पहले हुआ है? नहीं, ये रोड बनाने हमारी पूरी गोरखपुर से फायर की टीम आई थी जिसके पास सारे इक्विपमेंट्स थे, बट क्योंकि कल मौसम भी खराब खेल था की और आईपीएल 2026 के 46वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच भिड़ंत होने जा रही है। यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस की कप्तानी जहां शुभमन गिल कर रहे हैं, तो वहीं पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में है। मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मौजूदा सीजन में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाने वाला यह 5वां मैच है। पंजाब किंग्स का मौजूदा सीजन में शानदार प्रदर्शन रहा है। पंजाब को अब तक खेले 9 मुकाबलों में से 7 में जीत दर्ज की है। एक मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा। एक मैच पंजाब का बारिश की भेंट चढ़ गया। अंक तालिका में पंजाब किंग्स पहले पायदान पर है, वहीं गुजरात टाइटंस को अब तक खेले 9 मुकाबलों में 5 में जीत, 4 में शिकस्त झेलनी पड़ी है। गुजरात अंक तालिका में 5वें स्थान पर है।